Hello, good morning and welcome everybody. Unit number 4.1. The name of the poem is कविता का नाम है द वर्ल्ड इज़ माइन। दुनिया मेरी है, संसार मेरा है, ऐसा वर्ड टू वर्ड मीनिंग है। दिस पोएम इज़ रिटन बाय द पोएटेस कवित्री जिनका नाम है जॉय लवलेट क्रॉफर्ड। In this poem, she is telling us, the poetess is telling us that we must count our blessings. मतलब we should be very very grateful to for the things that we have in our life. हमारे जीवन में जो जो चीज़ें हैं उसके प्रति हमें बहुत बहुत भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए, भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। एंड नेवर कंप्लेन अबाउट द थिंग्स डेट वी लैक इन और लाइफ। ये लेसी के लैक मतलब अभाव होना, कि जिन चीज़ों का हमारे जीवन में अभाव है ना उनके प्रति उनके लिए हमें भगवान से शिकायत नहीं करनी चाहिए। हाँ, इंस्टेड वी शुड लिव हैप्पी कंटेंटेड पीसफुल लाइफ। कि हमें जीवन कैसा बिताना है, जो है हमारे उनके साथ एक शांतिमय समाधानी जीवन जीना है। इस पोएम में कवित्री 3 हैंडीकैप या फिजिकली इम्पेयर्ड दिव्यांगजनों से मिलती है, 3 लोगों से। तो उनको मिलने के बाद सी एक्सपीरियंसेस, उनको महसूस होता है, सी फील्स डैट दे आर लैकिंग समथिंग इन देयर लाइफ। उनके जीवन में कुछ ना कुछ तो अभाव है, बट स्टिल दे आर लिविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ। फिर भी वो आनंदी खुशी का जीवन जी रहे। एंड गॉड हैज़ गिवन एज एवरीथिंग, और भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, बट स्टिल आई कंप्लेन टू गॉड। फिर भी मैं भगवान से कंप्लेन करती हूँ, शिकायत करती हूँ। तो इसके लिए भगवान से प्रार्थना भी कर रहे, भगवान मैंने ऐसा ऐसा देखा कि मुझे इसलिए माफ़ कर दो, मैंने आपसे शिकायत की तो मुझे माफ़ कर देना भगवान। हाँ, ऐसा इस कविता में बताया गया है। नाउ लेट अस स्टडी द एक्चुअल पोएम। एक्चुअल पोएम हम पढ़ेंगे। देयर आर ऑल टुगेदर 4 स्टैंजास। इस कविता में 4 स्टैंजास है। द पोएम इज़ लेंथी वन, एक थोड़ी लंबी कविता है। प्लीज़ लिसन अटेंटिवली फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम। नाउ लेट अस सी द फर्स्ट स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजा से शुरुआत करेंगे। टुडे ऑन ए बस आई सॉ लवली गर्ल विथ सिल्कन हेयर। आई मीन्स द पोएटेस और द नैरेटर। निवेदक या कवित्री। कवित्री ने देखा, बस में क्या देखा? लवली गर्ल, सुंदर लड़की, ब्यूटीफुल गर्ल है। सिल्कन हेयर, सिल्क, उनके हेयर कैसे सिल्कन है। आई एनविड हर, शी सीम्ड सो गे एंड आई विश आई वॉज सो फेयर। वो लड़की सुंदर है, सिल्कन हेयर है उसके, मुलायम बाल है, एंड फेयर, और गोरा कलर है, और बहुत खुश है। शी इज़ वेरी हैप्पी। तो ये देखकर कवित्री बता रही है, आई एनविड हर, उनके प्रति मेरे मन में जलन हुई, ईर्ष्या हुई। When suddenly she rose to leave, I saw her hobble down the aisle. कि अचानक वो जाने के लिए खड़ी हुई, बस में से नीचे उतरने के लिए। I saw her hobble down the aisle. तो दोनों सीट के बीच में जो पैसेज होता है उसको बोलते हैं आइल। इसमें यस वर्ड साइलेंट है, उच्चारण होगा आइल। तो हॉबल डाउन मतलब सी वॉज लेम, लंगड़ाते लंगड़ाते जा रही थी, नीचे उतरी। कवित्री ने देखा, सी इज़ हैंडीकैप बाय द लेग से हैंडीकैप है। सी हैड 1 लेग एंड वॉर क्रच। कवित्री ने ऑब्जर्व किया, उनका एक ही पैर है, एंड वॉर ए क्रच, और बैसाखी उनके पास है, बैसाखी सारा है। बट ऐसी पास ए स्माइल, जैसे वो गुजरी पैसेज में से गई, उन्होंने एक स्माइल दिया कवित्री को। ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई व्हाइन। और कवित्री को एक अचानक सरप्राइज़ लगा।
कवित्री भगवान से प्रार्थना करने लगी, ओ गॉड, हे भगवान, आई फॉरगिव मी व्हेन आई व्हाइन। भगवान, मैं जब मैं आपसे शिकायत करती हूँ ना, कभी मेरे पास ये नहीं वो नहीं, आई लैक समथिंग एंड आई लाइक दिस, आई लैक दैट, आई डोंट हैव दिस, आई डोंट हैव डैट, ऐसी मैं कंप्लेन करती हूँ, तो कृपया मुझे माफ़ कर दिए भगवान, ईश्वर मुझे माफ़ कर दीजिए। आई हैव 2 legs, द वर्ड इज़ माइन। आपने तो मुझे 2 पैर, अच्छे पैर दिए हैं, और उन बेचारे इन कंपैरिजन टू डैट गर्ल सी हैजंट वन। उनके तुलना में तो उनके पास एक पैर नहीं, मेरे पास तो 2 पैर दिए भगवान आपने, इसलिए ये दुनिया का मैं आनंद ले सकती हूँ। द वर्ड इज़ माइन, ये दुनिया मेरी है, मतलब मैं उसका अच्छी तरह से आनंद खुशी ले सकती हूँ, इंजॉय कर सकती हूँ। वर्ड इज़ माइन, मैं दुनिया इंजॉय कर सकती हूँ, एंड देन या लाइफ इंजॉय कर सकती हूँ। एंड देन सेकंड स्टैंजा, एंड देन आई स्टॉप टू बाय सम स्वीट्स, द लैड हु सोल्ड देम हैड सच ए चार्म। आगे गई कवित्री पोएटेस, तो उन्होंने देखा वो स्वीट की दुकान थी, वहाँ वो रुकी और कुछ उन्होंने किसके लिए रुकी, टू बाय सम स्वीट्स, कुछ मिठाई खरीदने के लिए रुकी। द लैड हु सोल्ड देम हैड सच ए चार्म, और मिठाई बेचने वाला लड़का बहुत ही चार्मिंग था, ही वॉज वेरी वेरी हैंडसम। आई टॉक विद हिम, उनके साथ बातचीत की। ही सीम सो काम एंड इफ आई वेर लेड इट वुड डू नो हार्म। लड़का ऐसा शांत स्वभाव का था कि वो बहुत ही धीमे धीमे, ठंडा था, बहुत ही धीरे धीरे काम कर रहा था, मिठाई देने का, मिठाई तोलने का काम कर रहा होगा। तो ऐसा लग रहा था कि मुझे देरी हो रही, उसको कुछ भी पड़ी नहीं है, हाँ? ऐसा कवित्री ने महसूस किया। सी एक्सपेंस लाइक डैट एज आई लेफ्ट हर, ही सेड टू मी, जैसे वो जाने लगी तब उन्होंने पूछा, आई थैंक यू, यू हैव बीन सो काइंड। मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ, आप बहुत ही अच्छी हो, दयालु हो। इट्स नाइस टू टॉक विद फोक्स लाइक यू। अब जो ऐसे लोगों के साथ बात करने में अच्छा लगता है। फोक मतलब पीपल, लोग, यल साइलेंट है, फोक्स बहुवचन है फोक्स। यू सी आई एम ब्लाइंड, देखो मैं क्या हूँ, ब्लाइंड हूँ, मैं अंध हूँ, मैं देख नहीं पाता। इसलिए उनका कहने का भाव था, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम डूइंग माई वर्क वेरी स्लोली, ऐसा उनका कहने का भाव होगा। तो कवित्री ने एग्जाम्पल देखा, फिर भगवान से माफ़ी मांगने लगी। ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई व्हाइन, हे भगवान, जब मैं कंप्लेन करती हूँ, व्हाइन मतलब पिनाना, दुख का रोना, जब मैं आपके सामने दुख का रोना रोती हूँ, कंप्लेन करती हूँ, शिकायत करती हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। आई हैव 2 eyes, द वर्ड इज़ माइन, मेरे पास 2 आँखें हैं, और बेचारा ही इज़ ब्लाइंड, वो देख नहीं सकता है, ब्लाइंड है। कि इन कंपैरिजन टू देम आई एम वेरी मच ब्लेस्ड, आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट, उनकी तुलना में तो मैं बहुत बहुत नसीबान हूँ। कवित्री जैसा, पोएट जैसा हम सबको महसूस करना है, और भगवान को हर रोज़ धन्यवाद देना है, और मेहनत के साथ आगे बढ़ना है, काम करना है। नाउ इन द थर्ड स्टैंजा, लाइट वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, आई सॉ अ चाइल्ड विद आइज ऑफ ब्लू। रास्ते से चलते हुए उन्होंने देखा, क्या देखा कवित्री ने या निवेदक ने, एक लड़का देखा, ब्लू आइज जिसके है, नीली नीली आंखें है। ही स्टूड एंड वॉच द अदर्स प्ले, वो रास्ते के बाजू में खड़ा था, रास्ते पर खड़ा था बाजू में, एंड वॉच द अदर्स प्ले, और ग्राउंड पर सामने बच्चे खेल रहे होंगे, उनको वॉचिंग कर रहा था, निरीक्षण कर रहा था, देख रहा था। इट सीम ही न्यू नॉट व्हाट टू डू, ऐसा लग रहा था कि क्या किया जाए, क्या करे, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा लगा। आई स्टॉप ए मोमेंट देन आई सेड, व्हाई डोंट यू ज्वाइन द अदर्स डियर। कवित्री रुक गई कुछ क्षण के लिए, और उन्हें कही, प्यार से बोली कि प्यारे, अब भी उनके साथ क्यों नहीं खेलते हो। ही लुक अहेड विदाउट ए वर्ड, कुछ न बोलते हुए आगे देखा, उन्होंने आगे देखा। एंड देन आई न्यू ही कुड नॉट हियर, और बाद में मुझे पता चला कि ही कुड नॉट हियर, ही इज़ डेफ है, वो सुन नहीं सकता है, बहरा है। तो तुरंत कवित्री ने, नैरेटर ने माफ़ी मांगी।
ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई व्हाइन, ए भगवान जब मैं पिनाती हूँ, दुख का रोना रोती हूँ तो मुझे माफ़ कर दो। आई हैव 2 ईयर्स, मेरे पास 2 दुआ के इन कंपैरिजन टू डेट बॉय, ही इज़ नॉट एबल टू हियर, वो तो सुन भी नहीं सकता है बेचारा। द वर्ड इज़ माइन, आई कैन एंजॉय विद दिस थिंग्स द वर्ड। नाउ इन द लास्ट stanza, the poetess is thanking God for all these things. See, with legs to take me wherever I will go, मैं अपने पैर के सारे मतलब चलकर मैं जाना चाहती हूँ, वहाँ जा सकती हूँ। With eyes to see the sunset glow, और मेरी आँखों की सहायता से मैं सनसेट्स का डूबता हुआ सूरज का ग्लो, ब्यूटी, शाइनिंग, चमक देख सकती हूँ। विद ईयर्स टू हियर डैट आई वुड नो, मैं जो जानना चाहती हूँ मैं अपने कानों से सुनकर जान सकती हूँ। बिकॉज गॉड हैज़ गिवन मी साउंड लेग्स, आइज़ एंड ईयर्स, अच्छे लेग्स दिए, आइज़ दिए, ईयर्स दिए है। ओ गॉड फॉरगिव मी, और मुझे इसका मतलब मुझे ज़िंदगी में इनके सिवा क्या चाहिए। जैसे उनका कहने का भाव ये है, द गॉड हैज़ गिवन मी साउंड बॉडी, आवर बॉडी, ह्यूमन बॉडी इज़ अ गिफ्ट गिवन टू अस बाय द गॉड। दिस गिफ्ट इज़ बेस्टॉर्ड अपॉन अस बाय द गॉड। भगवान ने हमें क्या दिए, गिफ्ट दी है, उपहार दिया है, सुंदर उपहार दिया है, मानव शरीर, अच्छा मानव शरीर दिया है, ये भगवान का उपहार है। दूसरी चीज़ें हमें भगवान से मांगने की या कुछ कंप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई व्हाइन, आई एम ब्लेस्ड, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ। आई एम ब्लेस्ड मतलब आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट, आई एम वेरी वेरी लक्की। Indeed, सचमुच the word is mine. I can enjoy this word with the gifts that you have given me. What is the gift of the God? भगवान ने हमें क्या क्या दिया है? This beautiful body, हमें शरीर दिया, ह्यूमन बॉडी दी है, एंड इंटेलिजेंस दिया, बुद्धि दी है। तो इससे हम कुछ भी कर सकते, अच्छी चीज़ें कर सकते, एंड वी कैन एंजॉय दिस वर्ड वेरी नाइसली, अच्छी तरह से वर्ड में इंजॉयमेंट हम कर सकते हैं। बाय वर्किंग हार्ड वी कैन बी हैप्पी विदाउट कंप्लेनिंग टू गॉड। तो इसके बाद हम ज़रा देख लेंगे राइम स्कीम, कविता की राइमिंग वर्ड्स या राइम स्कीम। राइमिंग वर्ड से चलो स्टार्ट करते हैं। राइम स्कीम, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ दिस 4 स्टैंजास। राइम स्कीम ये से स्टार्ट होती है, सबको जैसा पता है, बार बार बताया जा रहा है। हियर एंड फेयर, ये हियर और फेयर एक दोनों से मैच हो रही, इसलिए ए में राइमिंग वर्ड्स है। आइल एंड स्माइल, आइल दोनों के साथ, इसके साथ नहीं मैच होता है, किसके साथ मैच हो रहा है, स्माइल के साथ, मतलब राइमिंग वर्ड से। तो अगला लेटर दिया बी, दोनों को बी। और वाइन, ये चारों में हियर, फेयर, आइल, स्माइल किसी से मैच नहीं हो रहा है, इसलिए उनको दिया अगला लेटर सी। वाइन मैचिंग हो रहा है माइन से, इसलिए सी। इसी तरह तीनों स्टैंजास की, और फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तीनों स्टैंजा की राइम्स की में चार्म, हार्म राइमिंग वर्ड से ए। अगला लेटर काइंड, ब्लाइंड, दूसरे राइमिंग पेयर को दिया बी। तीसरी राइमिंग पेयर है वाइन एंड माइन, दोनों से अलग है, इसलिए उनको दिया सी। इसी तरह थर्ड स्टैंजा में ब्लू एंड डू राइमिंग वर्ड से ब्लू एंड डू ए बराबर। राइम स्कीम ऑलवेज स्टार्ट्स विद द स्मॉल लेटर ए। राइमिंग वर्ड से डियर एंड हियर एक दूसरे के राइमिंग वर्ड से, इसलिए अगला लेटर उनको दिया बी। और ये राइमिंग वर्ड से दोनों में से अलग है, दोनों पेयर से अलग है, इसलिए उनको दिया सी वाइन एंड माइन के लिए। लेकिन लास्ट स्टैंजा में देखिए गो, ग्लो, नो, तीनों एक दूसरे के राइमिंग वर्ड्स है, तीनों एक दूसरे के साथ मैच हो रही। जैसा गो का ग्लो के साथ और नो के साथ भी मैच होता है राइमिंग वर्ड, तो इसलिए ए तीनों को एक ही लेटर दिया। लेकिन वाइन एंड माइन तीनों में से अलग है, ये एक दूसरे से मैच हो रहे, इसलिए उनको दिया बी। ओके, नाउ देन लेट अस मूव टू द अनदर क्वेश्चन। डिस्क्राइब द यंग गर्ल इन द बस। बस में जो
नौजवान लड़की थी उनका वर्णन करें। द यंग गर्ल इन द बस वॉज वेरी लवली, वेरी ब्यूटीफुल with silken hair. Yeah, she had silken hair. She was very much fair and she was very much happy. But unfortunately she was lame. Lame lame मतलब लंगड़ी थी, हैंडीकैप थी. She was handicapped with the leg. Okay. Now second question. What did the speaker in the poem not realize while chatting with the young lad? वो नौजवान लड़के से बातचीत करते समय निवेदक को कौन सी बात समझ में नहीं आई? तो कौन सी बात समझने में आई? While chatting with that young lad, the narrator did not understand or did not realize that he was blind. वो अंध है, ये उसके समझ में नहीं आया. Third one, why did the blue-eyed boy not join the others in their play? वो नीली आँखें वाला लड़का दूसरों के साथ खेल में पार्टिसिपेट क्यों नहीं था? Because the blue-eyed boy did not join the others in their play because he was not able to hear. He was deaf. वो बहरा था इसलिए नहीं खेल रहा था उनके साथ. What does the speaker thank God for? कवयित्री भगवान को किस चीज़ों के बारे में किसके लिए धन्यवाद देती है? द poetess thanks God for He has given her everything in life. He has given her legs, eyes and ears, and He has given her everything. In comparison to the other unfortunate people in this world, they lack something. Either they have leg or eyes. They are not able to hear properly. ऐसा. Okay. Now एक्टिविटी नंबर इंग्लिश वर्कशॉप की एक्टिविटीज़ है. कंप्लीट द फॉलोइंग आफ्टर रीडिंग द पोएम. ये पोएम में से इस लाइन पढ़ने के बाद एज इट इज जैसे कि वैसे मिल जाएंगे. जैसा ए सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है, आसानी से आप भर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग. द ब्यूटीफुल गर्ल हैड हैंडीकैप इन हर लेग से क्या थी? हैंडीकैप थी, लंगड़ी थी. द लैड हु वॉज सेलिंग स्वीट्स वॉज वेरी थैंकफुल टू द स्पीकर इन द पोएम. स्पीकर से उन्होंने स्पीकर हुआ बहुत ऋणी था. द चाइल्ड वॉचिंग अदर्स प्ले वॉज हियरिंग इम्पेयर, मतलब ही वॉज डेफ, बहरा था. द पोएट सेज, पोएटेस होना चाहिए था. द पोएटेस सेज द वर्ड इज माइंड बिकॉज ही के बदले सी होना चाहिए. सी कैन एक्सपीरियंस द ब्यूटी एंड द गिफ्ट्स ऑफ हिज लाइफ. इसके साथ मैचिंग है. थर्ड क्वेश्चन में पूछा है व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन शी सेज. पोएटेस इधर भी पोएटेस होना चाहिए. द वर्ल्ड इज माइंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द टाइटल विथ रेफरेंस टू द पोएम. पोएम के संदर्भ लेकर टाइटल का महत्व क्या है या कवि का कहना, इससे कवि का क्या मतलब है. द वर्ड इज माइंड मतलब क्या. द पोएटेस, या हम ऐसा दे सकते हैं. इन दिस पोएम द पोएटेस कम अक्रॉस द अनफॉर्चुनेट पीपल हु आर ब्लाइंड और डेफ. हु आर आइदर ब्लाइंड और डेफ. वो एक तो या बहरे, एक तो देख नहीं सकते या बहरे हैं, ऐसे अनफॉर्चुनेट लोगों को कवित्री जब मिलती है. शी इज़ ब्लेस एज नॉर्मल एंड शी इज़ ब्लेस एज ए नॉर्मल ह्यूमन बींग. और वो खुद लकी है, नसीबवान है, नॉर्मल ह्यूमन बींग वो है खुद. बिकॉज शी इज़ नॉट लैकिंग लाइक देम.
सी सो सी वॉज नथिंग टू कंप्लेन, सो सी हैज़ नथिंग टू कंप्लेन। तो इसलिए कंप्लेन करने के लिए, भगवान से शिकायत के लिए उनके पास कुछ भी ऐसा रीज़न नहीं है। एंड कम इन कंपैरिजन टू देम या कंपेयर टू देम सी इज़ फॉर्चुनेट। उनके कंपैरिजन से वो बहुत बहुत फॉर्चुनेट है, लक्की है। हैंस द टाइटल इज द वर्ड इज एंड सी कैन एंजॉय। से एक लाइन इसमें ऐड आप कर सकते, एंड सी कैन एंजॉय द लाइफ with whatever God has given us very nicely. Hence the title is The World is Mine. Now activity number 4, answer in your own words. खुद के शब्दों में लिखो। What is the theme of the poem? The theme of the poem is that we should not complain to God for what we don't have. हमारे पास जो नहीं है उसके बारे में हमें भगवान से शिकायत नहीं करनी चाहिए। इंस्टेड बल्कि वी शुड बी हैप्पी with whatever we have been given in our life by God. हमें जो जो भगवान से मिला है उनके प्रति हमें खुश होना। वी शुड लिव हैप्पी एंड कंटेंटेड लाइफ इन we should thank God for all these such things. Do you think people with some handicap should beg for money? Justify your response कि जो लोग हैंडीकैप है क्या उन्हें बेगिंग करना चाहिए? दिव्यांगजनों को पैसे के लिए भीख मांगनी चाहिए? आपका आंसर जस्टिफाई करो तो ऐसा दे सकते, नो दे शुड नॉट बेग फॉर मनी। इंस्टेड ऑफ बेगिंग, भीख मांगने के बजाय उनको क्या करना चाहिए? दे शुड वर्क हार्ड, दे शुड यूज़ द स्पेशल गिफ्ट्स गिवन बाय द गॉड। उन लोगों को कुछ ना कुछ एक स्पेशल गिफ्ट, उनके पास कुछ ना कुछ स्किल या आर्ट होती है, उनका उन्होंने यूज़ करना चाहिए। दे शुड यूज़ सच स्पेशल गिफ्ट और सच स्पेशल आर्ट बेस्टोड अपॉन देम बाय गॉड एंड अर्न मनी फॉर देयर लिविंग। और उनका यूज़ करके पैसा उन्होंने कमाना चाहिए लिविंग के लिए, अपनी जीविका के लिए। ऐसा आंसर लिख सकते। हर एक का अलग अलग रिस्पॉन्स या आ सकता है। नाउ व्हाट इज़ बेटर, कौन सा बेटर है? दोनों चॉइस हमारे सामने है। पहली चॉइस है टू कम्प्लीटली टेक ओवर द वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए डिसेबल पर्सन इन ऑर्डर टू हेल्प। जो दिव्यांगजन है, हैंडीकैप है, उनका पूरे काम की और उनकी पूरी जवाबदारी हमें ले लेनी चाहिए। या एनकरेज सच ए पर्सन टू डू इट हिमसेल्फ और हर सेल्फ इन डिफरेंट वे। या उनको प्रोत्साहन करना चाहिए कि वो अपने ढंग से अपना काम करे, अपने जीवन जिए। इनमें से हमें कौन सी चॉइस करनी चाहिए? वी शुड ऑप्ट फॉर द सेकंड ऑप्शन। हमें कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए, चॉइस करना चाहिए? सेकंड, बिकॉज इट विल बी बेटर फॉर देम टू गिव इनकरेजमेंट एंड दे will work for themselves and they will feel pride by working, by earning money in their life. उनको भी गर्व महसूस होगा, अभिमान होगा, गरिमा उनकी रहेगी। बट इफ़ यू टेक देयर टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेक ओवर ऑफ देयर टोटल वर्क, देन दे विल बिकम डिपेंडेंट। वो डिपेंडेंट हो जाएंगे एंड दे विल नॉट बी एबल टू यूज़ देयर स्किल्स, आर्ट्स एबिलिटी गिवन बाय द गॉड। तो इसलिए हमारा चॉइस होना चाहिए सेकंड। व्हाट इज़ बेटर, तो कहने का मतलब है सेकंड इज़ बेटर। जस्टिफाई हमें करना है। मेक अ लिस्ट ऑफ पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। राइमिंग वर्ड जैसे हमने अभी देखे, राइमिंग वर्ड चुनकर लिखना, जैसा वाइन, माइन, चार्म, हार्ट, डियर, हियर, ग्लो, नो, गो, नो। जो राइमिंग वर्ड्स है अभी हमने देखा, राइमिंग वर्ड्स वो लिख लेने हैं। नाउ द एक्टिविटी नंबर्स, नेक्स्ट एक्टिविटी उसमें दिया राइम स्कीम भी हमने अभी देखी।
3 स्टैंजा की राइम स्कीम में ए बी बी सी या 2 की पूछी है, चौथे की अलग है, 2 की पूछी तो 2 का हमने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6, पिक फ्रॉम द पोएम लाइन्स विच कंटेन द फिगर ऑफ स्पीच। इन्वर्शन है मतलब चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस की ऑर्डर चेंज है ऐसा एग्जाम्पल देखो, उसको बोलते हैं इन्वर्शन। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? इन्वर्शन की उल्टी ऑर्डर होती है सेंटेंस की। जैसे टुडे ऑन ए बस आई सॉ लवली गर्ल विथ सिल्कन हेयर, तो होना चाहिए था आई सॉ अ लवली गर्ल, ऐसा सेंटेंस होना चाहिए था आई सॉ लवली गर्ल विथ सिल्कन हेयर ऑन ए बस टुडे, टुडे अंतिम लास्ट में। हाँ, इसलिए एग्जाम्पल है इन्वर्शन का। सेकंड है इंट्रोगेशन जिसमें क्वेश्चन मार्क है, WH वर्ड से स्टार्ट है, यस नो वाले में भी ऑक्सिलरी वर्ड से भी स्टार्ट हो सकता है। जैसे क्वेश्चन मार्क है, सवाल पूछा है तो इंट्रोगेशन, फिगर ऑफ स्पीच है इंट्रोगेशन। ओनोमेटोपिया मतलब जिसमें साउंड होता है, ध्वनि अलंकार उसको बोलते हैं ध्वनि अलंकार। जिसमें वाइन मतलब पिनपिनाना, दुख का रोना रोना, हाँ वाइन, तो इसमें इसलिए एग्जाम्पल है ओनोमेटोपिया का एग्जाम्पल है। फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन, जब मैं पिन पिनाती हूँ तब मुझे भगवान माफ़ कर दो, कहने का मतलब है। एपोस्ट्रॉफी मतलब संबोधन, जैसा किसी से बातचीत कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ओ गॉड, हे भगवान, जैसे भगवान हमारे सामने ऐसी बातचीत हो रही, संबोधन, तो एग्जाम्पल है एपोस्ट्रॉफी, ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन। एक्टिविटी नंबर 7, पिक आउट 4 लाइन्स दैट कंटेन इमेजरी। इमेजरी मतलब एक वो लाइन पढ़ते ही या सेंटेंस पढ़ते ही हमारे सामने एक मेंटल पिक्चर बन जाता है। वी क्रिएट सच मेंटल पिक्चर इन योर माइंड, दैट इज कॉल्ड द एग्जाम्पल ऑफ, दैट इज कॉल्ड एन एग्जाम्पल ऑफ इमेजरी। एग्जाम्पल होता है इमेजरी का। जैसे आई सॉ लवली गर्ल विथ सिल्कन हेयर, एक लड़की का पिक्चर हमारे नज़र के सामने मन में हम क्रिएट कर लेते हैं। जैसा और अनदर एग्जाम्पल, आई सॉ चाइल्ड विद आइज ऑफ ब्लू, नीले आँख वाला लड़का, विद आइज टू सी द सनसेट ग्लो, डूबता हुआ सूरज का तेज, लाल कलर का गोला। ही स्टूड एंड वॉच द अदर्स प्ले, जैसा लड़का उधर रुका और देख रहा था, क्या देख रहा था? दूसरे लड़कों को खेलते हुए। एक खेलने वाले लड़कों का पिक्चर हमारे नज़र के सामने मन में हम क्रिएट कर लेते हैं, इसलिए एग्जाम्पल है इमेजरी। नाउ लेट अस सी द एक्टिविटी ऑफ वार्मिंग अप सेक्शन। चिट चैट बातचीत वाली एक्टिविटीज़ है। बातचीत वाली एक्टिविटीज़ में बताया है फॉर्म ए ग्रुप, एक ग्रुप बनाओ, डिस्कस करो टर्न बाय टर्न, मतलब बारी बारी से। तो क्वेश्चन डिस्कस क्या करने हैं? व्हाट डू यू ऑफन कंप्लेन टू योर पेरेंट्स और एल्डर्स अबाउट? किसके बारे में अपने बड़ों से या पेरेंट्स से कंप्लेन करते, किसके बारे में शिकायत करते उनसे? तो वी कंप्लेन अबाउट द थिंग दैट वी डोंट हैव, जो चीज़ें हमारे पास नहीं है। वी कंप्लेन अबाउट समवन एल्स, और किसी के बारे में कंप्लेन करते हैं। इफ़ समवन हैज़ डन हार्म टू अस, ऐसा अलग अलग आप डिस्कस कर सकते हैं। नेम सम ऑफ द थिंग्स यू हैव इन योर पोजेशन एंड विच योर यंगर ब्रदर और सिस्टर डज नॉट हैव। ऐसी कुछ चीज़ें बताओ जो आपके पास है और हमारे छोटे भाई बहनों के पास नहीं है। इसमें आप लिस्ट कर सकते व्हाट आई पजेस एंड व्हाट माय यंगर सिस्टर डजंट, दे डोंट पजेस। हाँ, इस तरह। नेम वन थिंग डेट एट प्रेजेंट यू आर क्रेविंग टू पजेस मोस्ट ऑफ ऑल, कि वर्तमान में ऐसी कौन सी चीज़ है कि उसके लिए आप सबसे ज़्यादा लालायित है, सबसे ज़्यादा उनकी इच्छा कर रहे हैं। हाँ, ऐसी कौन सी चीज़? तो आंसर दे सकते, एट प्रेजेंट आई एम क्रेविंग मोस्ट ऑफ ऑल, आई एम क्रेविंग फॉर a computer, I want to have a computer of my own, I want to have a smartphone
ऑफ माई ओन। इसी तरह से आप अलग अलग चर्चा कर सकते हैं। एक अरेबिक प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब मतलब कहावत है। तो कहावत क्या बता रही, देखो कहावत कौन से, आई कंप्लेन डेट आई हैड नो शूज़ अंटिल आई मेट मैन हु हैड नो फीट। मैं जब तक कंप्लेन करता रहा तब तक मैंने देखा, जब तक कंप्लेन करता रहा जब तक मैंने देखा, क्या देखा, आई में मिला कौन से आदमी से, आई मेट मैन हु हैड नो फीट, कि शूज़ के लिए मैं जब तक कंप्लेन करता रहा तब मैंने, जब तक मैंने नहीं देखा, क्या देखा, अ मैन हु हैड नो फीट, उनके पैर नहीं थे। मैं शूज़ के लिए तब तक कंप्लेन करता रहा जब तक मैंने ऐसा आदमी देखा कि उनको पैर नहीं। इसका मतलब ये हुआ, आई हैड समथिंग बट दैट फेलो दैट पर्सन हैड नथिंग, कि मेरे पास तो कुछ ना कुछ था लेकिन उनके पास तो ये भी नहीं था। इसका मतलब ये है, if you lack something we should make comparison to others with others which that they don't have। उनके पास तो कुछ भी, उनके पास वो नहीं है, इससे हमें कंपैरिजन करना चाहिए। एंड वी शुड लिव हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ, और हैप्पी और पीसफुल हमें जीवन जीना चाहिए। एंड वी शुड बी वर्किंग हार्ड, मेहनत करते रहना चाहिए, विदाउट एनी कंप्लेन टू गॉड अबाउट व्हाट वी लैक, व्हाट वी डोंट हैव। हमारे पास जो कुछ नहीं है उसके बारे में हमें शिकायत नहीं करनी है भगवान से। ओके, थैंक्स।